नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुम्बा। तो शेयर बाजार में क्रिसमस की छुट्टी के बाद आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सुस्त कारोबार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये छोटा हफ्ता है। वहीं ग्लोबल मार्केट से भी संकेत जो मिल रहे हैं वो थोड़े सपाट है, क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टी के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक दायरे में कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज थे वो हल्की मजबूती के साथ 21,400 के पार ट्रेड करते हुए नजर आए। एशियाई बाजारों में भी कहीं ना कहीं सुस्ती हावी है। वहीं क्रिसमस के चलते कल अमेरिकी शेयर बाजार भी बंद थे। अगर शुक्रवार की बात की जाए तो सेंसेक्स 241 अंक चढ़कर 71,106 पर बंद हुआ। तमाम शेयर बाजारों पर डालेंगे नजर। बात करेंगे आज आईपीओस को लेकर भी, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की आर्थिक टॉप लाइन्स पर। भारत ने पहली बार यूएई से कच्चा तेल डॉलर या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पेमेंट कर खरीदा। भारतीय मुद्रा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक अहम कदम। भारत अन्य तेल आपूर्तिकर्ता देशों के साथ भी रुपए में भुगतान को लेकर कर रहा है बात। भारतीय रिजर्व बैंक और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर कनेक्टेड लेंडिंग नियम लागू करने की तैयारी। कर्ज की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का किया जाएगा काम। तो गूगल कस्टमर सपोर्ट में जोड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, मोबाइल यूजर्स को बेहतर तरीके से मिलेंगे अपने सवालों के जवाब। फिलहाल आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कस्टमर सपोर्ट गूगल मैप और प्ले स्टोर के बीटा वर्जन के लिए है उपलब्ध। और कल क्रिसमस की छुट्टी के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी आज भारतीय शेयर बाजार सपाट कारोबार करते हुए नजर आए। हल्की गिरावट के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुला। पिछले कारोबारी हफ्ते के बारे में जब हमने आपको बताया था तो हरे निशान के साथ बंद हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी। तो भारत का रुपया वैश्विक स्तर पर एक कदम आगे बढ़ गया। पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से कच्चा तेल डॉलर या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पेमेंट कर खरीदा गया। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ यूएई नहीं बल्कि तेल सप्लाई करने वाले बाकी देशों के साथ भी इसी प्रकार डॉलर या अन्य विदेशी करेंसी के बजाय रुपए में भुगतान करने को लेकर बातचीत हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना एक प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया। अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इसके लिए भारत को बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना होता है। हालांकि पिछले साल से भारत ने तेल की खरीद का भुगतान डॉलर के बजाय रुपए में करने की व्यवस्था शुरू की है और इसी दिशा में आरबीआई ने भी कदम उठाए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अब अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपए में किया। इसके अलावा रूस से आयात किए गए क्रूड ऑयल के कुछ हिस्सों का भी भुगतान रुपए में किया गया। भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपए में भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों का और सबसे पहले देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज हैं वो किस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे थे। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो 21,400 से ज़्यादा का लेवल था शुरुआती। अभी हम देख रहे हैं कि 21,393 का लेवल है, जहां पर 15 अंकों का दबाव यहां पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आप सेंसेक्स का भी रुख लेते हैं। हालांकि शुरुआत गिरावट के साथ हुई। अभी ये जो ओपनिंग है वो 71,028 का लेवल रहा और 78 अंकों का दबाव यहाँ देखा जा रहा है। ट्रंकेटेड वीक है। मुनाफा वसूली देखी जा सकती है कई सेक्टर्स को लेकर। निफ्टी का भी एक ओपनिंग काउंटर देखते हैं कि ओपनिंग किस दायरे में निफ्टी की हुई थी। ओपनिंग हालांकि देखा जाए तो सपाट ही मानेंगे इसको भी। ये निफ्टी का डेटा नहीं है, ये इस वक्त सेंसेक्स का है जिसमें 71,107 का लेवल है और मामूली बढ़त भी नहीं कहेंगे, मानेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। निफ्टी 50 की ओपनिंग है ये 71,107 और
रुक करते कि इस वक्त शेयर बाजार का जो करंट डेटा है, यानी कि अभी किस लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ सेंसेक्स और साथ ही साथ निफ्टी नजर आ रहा है, और साथ ही साथ कौन से वो स्ट्रोक्स हैं जो मार्केट को ऊपर खींचने का काम करेंगे। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में दबाव हम देख सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रुख उन तमाम स्टॉक्स का जो बाजार को चीयर करने का काम कर रहे हैं उन पर भी देखते हैं। हालांकि इस बार देखा जाए तो छुट्टी के बाद बाजार को ले हैं टाटा कंज्यूमर्स, हीरो मोटोकॉर्प, यूपीएल, टाटा स्टील, एनटीपीसी। दिग्गज काउंटर हीरो मोटोकॉर्प, जब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, साथ ही साथ टाटा स्टील 0.25% की बढ़त के साथ, एनटीपीसी बेहतरीन काउंटर। ये तमाम जो काउंटर्स है आज 0.2% की बढ़त के साथ शेयर बाजार को चीयर करने का काम कर रहे हैं। अगर शुक्रवार की भी बात करें तो बैंकिंग को छोड़ के तमाम सेक्टर्स जो थे वो हरे निशान में बंद हुए थे। लेकिन एक नज़र लूजर्स पैक पर भी, जहां पर मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग हावी है। इन्फोसिस जो बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सौदा था वो रद्द हुआ था, उसका असर साफ तौर पर स्टॉक पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, यानी 4 जो काउंटर्स हैं आईटी सेक्टर के बड़े दिग्गज ब्लू चिप काउंटर्स इस वक्त दबाव के साथ कारोबार करते हुए एक अच्छा मौका निवेशकों के लिए, जब प्रॉफिट बुकिंग वो कमा सकते हैं। तो ये तमाम टॉप लूजर्स का चार्ट रुक कर दें आप कि आप जो अमेरिकी शेयर बाजार थे वो किस तरह से फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो ये फ्यूचर्स मार्केट का अपडेट है, बढ़त के साथ नजर आ रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर भी आईटी के जो स्टॉक्स हैं उनमें रैली देखी गई। लेकिन अब यहाँ पर भी जब शेयर बाजार बंद होंगे न्यू ईयर ईव के चलते, थैंक्स गिविंग के चलते, तो देखना होगा कि कितना मुनाफा कमा पाते हैं यूएस मार्केट्स के तमाम शेयर्स। रुख यूरोपियन बाजारों का, कल यूरोपियन बाजार भी बंद थे, आज यूरोपियन बाजार मिक्स बैग कह सकते हैं। एफटीएससी बढ़त के साथ, कैक्स में दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। डैक्स में भी अगर हम देखें तो मामूली बढ़त नजर आ रही है। एशियाई बाजारों में कल सिर्फ जापानी बेंचमार्क निकाई खुला था, आज भी यहाँ पर जापानी बेंचमार्क निकाई, शांघाई कॉम्पोजिट दोनों में गिरावट और कॉस्पी दायरे के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं इस वीक आने वाले, जिसमें खास तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यूरोपियन बाजारों में भी और साथ ही यूएस बाजारों में भी, वो कैसे मार्केट पर असर डालेंगे इस पर रहेगी खास नज़र। एक रुख कच्चे तेल पर, बड़ी खबर कच्चे तेल की, जो हमने टॉप लीड बनाई अपनी आर्थिक टॉप लाइंस की, $78 प्रति बैरल है, लेकिन यहाँ पर दबाव के साथ कारोबार होता हुआ। जिस तरह से ओपेक में ये फैसला लिया अंगोला द्वारा कि भाई हम अपना प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे लेकिन हम ओपेक का पार्ट नहीं रहेंगे, रेड सी क्राइसिस की वजह से भी कच्चे तेल पर दबाव बनते हुए हम यहाँ देख पा रहे हैं। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आके जानेंगे आज का फोकस किस पर है। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं आज के फोकस का इकोनॉमी टुडे में। में कई नए रिकॉर्ड कायम किए गए। आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स पेश कर उससे पब्लिक रूप से कारोबार करने वाली बड़ी कंपनी बनती है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो इसके जरिए यानी आईपीओ के जरिए 52,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। नए साल में भी ऐसी ही तेजी का अनुमान है, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। निवेशकों ने इस साल शेयर बाजारों में जारी तेजी का जमकर लाभ उठाया है।
आईपीओ में निवेश कर मोटा मुनाफा बनाया है। लाभ को भुनाने के लिए भारी संख्या में निवेशकों ने लिस्टिंग के दिन या उससे कुछ दिनों बाद मुनाफा कमाया। वर्ष 2023 में आईपीओ के जरिए जुटाई जाने वाली राशि सालाना आधार पर 52,000 करोड़ रुपए रही और इस दौरान आईपीओ की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। 2024 में भी आईपीओ बाजार में रहेगी तेजी। विशेषज्ञों के मुताबिक वर्ष 2024 में भी आईपीओ बाजार के मजबूत बने रहने का अनुमान है। इस साल सार्वजनिक निर्गमों के जरिए जुटाई गई राशि 36% अधिक है। आईपीओ के प्रति दिलचस्पी की वजह लाभप्रद और आईपीओ का उचित मूल्य निर्धारण है। इसके अलावा भारतीय बाजार में मजबूत और कुशल नियामक ढांचे से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। कंपनियां क्यों लाती हैं आईपीओ? एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद कंपनी की ब्रांडिंग में मदद मिलती है। इससे लोग उस कंपनी के बारे में ज्यादा जानने लगते हैं। जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसके प्रोमोटर की तरह जोखिम में भी आप हिस्सेदार बन जाते हैं। जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने शेयर हैं, लेकिन प्रमोटर अपना जोखिम बहुत सारे लोगों में बांटने में जरूर कामयाब हो जाता है। इससे कंपनी को कारोबार के विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि मिल जाती है और उसे कर्ज नहीं लेना पड़ता है। शेयर बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि वर्ष 2023 की गति 2024 में भी जारी रहेगी और यह साल भारतीय प्राथमिक बाजारों के लिए स्वर्णिम हो सकता है। नए साल में आएंगे नए आईपीओ। जी हां, बाजार नियामक सेबी से लगभग 24 कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इनके 26,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए जाने का अनुमान है। 2024 में आईपीओ बाजार में मजबूत तेजी रहेगी। यह आशावाद भारतीय बाजार की बेहतर ग्रोथ संभावनाओं से प्रेरित है। चुनाव से जुड़ी अनिश्चितताएं दूर होने के बाद प्रवाह में और गति आने की उम्मीद है। तो आईपीओस पर ही आज है हमारा इकोनॉमी टुडे का फोकस और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र वाधवा जी, स्टॉक विश्लेषक, और विवेक बजाज, सह संस्थापक, स्टॉकेज और मार्केट विश्लेषक। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वाधवा जी आपके साथ करना चाहूँगी। आईपीओस के लिए पिछला साल बेहतरीन रहा। आने वाले साल के लिए भी तमाम जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि तेज़ी कायम रहेगी। ख़ास तौर पर हमने इस पर देखा कि जिन आईपीओस में उछाल देखा गया वो लिस्टिंग के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब हुए। किस तरह का व्यू पॉइंट रखते हैं आप आने वाले साल में आईपीओस को लेकर? धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, 2023 जो है बहुत अच्छा साल रहा आईपीओ की मार्केट के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। ये ऑल्दो 2022 के अंदर 59,000 करोड़ हमने रेज करा था आईपीओ की तरह से, लेकिन उसके अंदर 20,000 करोड़ जो था वो सिर्फ एलआईसी का इशू था। और इस साल भी हमने देखा है कि आखिरी क्वार्टर के अंदर जो 52,000 करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें 28,000 करोड़ आखिरी क्वार्टर के अंदर रेज किया है। और अच्छा पार्ट जो इस बार के इश्यूज में रहा है कि 95% जो इश्यूज हैं जो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव चल रहे हैं, जो कि पहले सालों में नहीं होता था। और जैसे आपने फिगर दी है कि ये जो बुक है काफ़ी बड़ी है, आगे आने वाले टाइम में जो इशू अप्रूव हुए हैं या जिनकी डीआरएचपी फाइल हुआ है वो 62,000 करोड़ का लाइंड अप है। तो एक बहुत अच्छी मार्केट लग रही है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है, रोबस्टनेस है, तो आईपीओ जो रिस्क मनी रेस करना आसान है इसके अंदर। जी विवेक जी, खास तौर पर अगर देखा जाए निवेशकों के लिए जो पहली बार शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आईपीओस आप कितना ज़्यादा सुरक्षित विकल्प मानते हैं? और ख़ास तौर पर अभी आज भी 6 आईपीओस लिस्टेड हैं और आने वाले इस पूरे साल में भी कई ऐसे आईपीओस हैं जो बहुत अलग अलग अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर से निवेशकों के सामने आएंगे। गुड मॉर्निंग। मेरा जो 18-19 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है मुझे एक बात बताता है कि जो आईपीओ पहले हुआ करते थे और जो आईपीओ अभी होते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले जो आईपीओ हुआ करते थे उसमें इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यू अपसाइड का पोटेंशियल दिखता था। अभी क्या हो गया है कि क्योंकि जो भी आईपीओ करने आता है उसके मर्चेंट बैंकर है जो वैल्यूएशन को ऑलरेडी एक लेवल तक लेके जा चुके हैं कि वहां से इमीडिएट अपसाइड अनटिल देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन इमीडिएट अपसाइड मिलता नहीं है और काफी टाइम तक स्टॉक को फिर रखना पड़ता है टू फिगर आउट कि ये कब रिटर्न एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेगा। सो माय
व्हाट आई सी इज दैट जनरली लोगों को एक आईपीओ को लेके एक ऑब्सेशन है इंडिया में। तो मैंने एक डेटा निकाला कि अगर 2004 से जब बीएसई आईपीओ इंडेक्स लॉन्च हुआ था, एक इंडेक्स है बीएसई का जो आईपीओ के रिटर्न्स को ट्रैक करता है। 2004 से लेके 2023 तक का अगर उस इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे तो वो सीएजीआर 13.5% है खाली। इसका मतलब अगर आप सारे आईपीओ में पैसा डालते और आपको सारे आईपीओ मिल जाते, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आजकल इतने ज्यादा वो सब्सक्रिप्शन में लॉटरी सिस्टम होती है कि लोगों को आईपीओ सब्सक्रिप्शन मिलता ही नहीं है। पर एज्यूम है कि आपको सारे शेयर मिल जाते और आप उसमें ओपनिंग भाव में पैसे कमाते, तो फिर भी आप 13.5% सीएजीआर जनरेट करते। अगर आप निफ्टी में केवल एसआईपी करते उस टाइम पीरियड के लिए, जो 19 साल का टाइम पीरियड मैंने पकड़ा है, केवल आप निफ्टी में एसआईपी ही करते तो आप 14.5% सीएजीआर जनरेट करते। तो मुझे लगता है आईपीओ सुनने में बहुत अच्छा है, एक्साइटिंग है, और हम लोग को नया नया आईपीओ के बारे में जानना चाहिए। उससे हमको कंपनीज, नए सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जी। मिलती है, लेकिन अब वो उसमें उतना बड़ा जीत नहीं रही है जितनी पहले 10 साल 20 साल पहले हुआ करती थी। जी वाधवा जी, लेकिन फिर भी हम आईपीओस को जब सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने भी पिछले हफ्ते देखा कि आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ ज़बरदस्त तरीके से सब्सक्राइब हुआ, इंडिगो ने अपने पेपर्स जो हैं वो दाखिल किए हुए हैं सेबी में, आने वाले समय में आईपीओ लाने की तैयारी है। ऐसे में सही आईपीओ का चुनाव, उसका जो मापदंड है एक निवेशक की लॉगबुक में, वो क्या होना चाहिए? देखिए वही आईपीओ के सेक्शन के क्राइटेरिया है, मैनेजमेंट, उनके फाइनेंशियल्स, उनकी जो आगे आगे की उनकी फोरकास्टिंग है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, उस सबको देखने की जरूरत है। कौन सी इंडस्ट्री है देखने की जरूरत है, क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर वो इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मैं विवेक से एक और चीज में थोड़ा सा करूंगा, इन्होंने स्टडी जो करी है 19 साल की करी है, अगर ये दो छोटा पीरियड करते हैं, जैसे हमने देखा मार्केट पहले हमारे पास 2 करोड़ इन्वेस्टर था इस मार्केट के अंदर, आज 14 करोड़ इन्वेस्टर है इस मार्केट में, तो पार्टिसिपेशन बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे हो रही है। मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि जो आईपीओ का इन्वेस्टर है उसको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ एक्सुबरेंसी इन द आईपीओ मार्केट। बट अदरवाइज जो है यहाँ पर जो रिटर्न्स मिली हैं पीछे आईपीओ में वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और मैं एक और डाटा लूंगा, तो आप आगे उसको कवर करेंगे। एसएमई के अंदर जो एसएमई ने 4,500 करोड़ रुपया इस साल इन्होंने कलेक्ट करा है एसएमई आईपीओ के अंदर, उसके अंदर अगर आप रिटर्न्स देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। लेकिन उन रिटर्न्स को अगर हम माने तो सेबी बड़ा वरीड है उसके अंदर भी, क्योंकि एसएमई इश्यूज के अंदर जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं और मेन बोर्ड के आईपीओ से। तो लोग जो हैं एसएमई आईपीओ में काफी लगा कि काफी इंटरेस्ट है, उनको वहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। विवेक जी, सेबी को किन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो कंपनी है वो पेपर फाइल करती हैं आईपीओस के लिए, उनका रूल बुक क्या कहता है कि कौन सी कंपनी सक्षम है, समर्थ है, जो आईपीओ ला सकती है? मुझे माफ कीजिएगा, मैं उतनी ज़्यादा इस चीज़ की मुझे समझ नहीं है कि सेबी के क्या रूल्स हैं इसको लेके, बट ऊपरी लेवल पे मुझे समझ में आता है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का दागी नहीं हो और बिजनेस का एक बेसिक ग्रोथ हो, और बाकी काफ़ी हद तक वो जो मर्चेंट बैंकर है उनके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप ड्यू डिलिजेंस करिए प्रॉपरली। और जो जैसे कि मैंने इसके पहले कहा कि जो वैल्यूएशन बेंचमार्क होती है कि क्या वैल्यू पे आईपीओ आना चाहिए, वो इसमें सेबी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसमें जो बैंकर है उसी का रोल है। तो मैं इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली रूल्स क्या है, बट एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस, एक मैनेजमेंट का क्वालिटी, बिजनेस का बेसिक ग्रोथ, ये सब आई एम श्योर क्राइटेरिया होते होंगे। एंड बिकॉज ऐसे कई कंपनीज मैंने देखा है जिनके आईपीओ एक्चुअली अप्रूव नहीं होते, तो जो रीजन समझ में आती है वो लार्जली यही है कि कोई ना कोई पेंडिंग इश्यूज है जिसके कारण आईपीओ अप्रूव नहीं। वाधवा जी, जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो जैसे जैसे आईपीओ ग्रो करता है, किस लिहाज से तमाम जो निवेशक होते हैं, प्रमोटर्स के साथ पैसा जो है उनका कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि उनकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है
उसमें चार चांद लगते हैं। यानी कि कैसे आईपीओ के जरिए तमाम जो निवेशक हैं वो अपने निवेश को सुरक्षित मानते हैं जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है। देखिए, इक्विटी का बेसिक क्या है, यू बिकम ए पार्टनर इन द कंपनीज ग्रोथ, तो आप उसके अंदर पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है आईपीओ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो लिस्टिंग गेन्स हैं वो लेकर बाहर निकल जाते हैं। बट अगर आप उसको स्टडी अच्छा करते हैं आईपीओ को और कंपनी को, तो अगर आप उसके साथ रहते हैं कंपनी के साथ, तो उनको एक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है। जैसे हमने देखा पहले 10-15 साल पहले इन्फोसिस वगैरह में जो इन्वेस्टर थे आईपीओ के, तो उन्होंने काफी अपनी वेल्थ क्रिएट करी है, क्योंकि एक एंट्री आपको बड़े अच्छे रेट पे मिलती है ये एज्यूम किया जाता है। तो अगर आप वो लॉन्ग टर्म पे रहते हैं और उसको आप ध्यान रखते रहते हैं कंपनी के रिजल्ट्स और कंपनी की परफॉर्मेंस को, तो आप उसके साथ रह के अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी विवेक जी, जब हम बोल रहे हैं कि कंपनी जब लिस्ट होती है उसकी ब्रांडिंग में बहुत इजाफा होता है, ख़ास तौर पर पिछले साल की अगर तुलना की जाए और आज की बात की जाए, तो कैसे जब इस ब्रांडिंग को मार्केट में वो लेकर आते हैं, कितना ज़्यादा निवेश वो अट्रैक्ट कर पाते हैं तमाम निवेशकों के जरिए? जी, अल्टीमेटली आईपीओ भी एक तरीके का प्रोडक्ट ही है, और जब आप मार्केट में आईपीओ लेने आते हैं तो फिर सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर इशू साइज आप कमिट करते हैं कि मैं खर्चा भी करूंगा, तो उसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो तकरीबन 3 से 4% ऑफ योर इशू साइज जो है वो खर्चे हो जाते हैं। अब खर्चे कहाँ होंगे? वो खर्चे होंगे ड्यू डिलिजेंस में, लॉयर पे खर्चा होगा, जो मीडिया एजेंसीज में आप मार्केटिंग करेंगे उस पर खर्चा होगा, आजकल इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं उस पर खर्चा होगा, पेपर में बड़े-बड़े एड्स आते हैं, उस पे खर्चा होगा। तो अगर आप देखिए इतना टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्रिएट किया जाता है कंपनी के लिए कि भई ये कंपनी ने फलाना-फलाना काम अभी तक किया हुआ है एंड दिस कंपनी वांट्स टू कम आउट विथ एन आईपीओ फॉर अ फंड रेजिंग। सो बेसिकली ये जो पूरा एक्सरसाइज है ना, जो कुछ वीक्स का एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों का एक्सरसाइज है। ये पूरे वीक्स के एक्सरसाइज होते हैं जिसमें जितना आप स्पेंडिंग करते हो लोगों को जागरूक करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने आईपीओ इशू के बारे में, उतना फिर ब्रांड में उसका फायदा तो होता ही। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी आईपीओस के लिहाज से बेहद खास रहेगा और जिस तरह से तमाम ऐसे अलग अलग सेक्टर्स से आईपीओ सामने आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, और साथ ही साथ वाधवा साहब आपका इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। और आइए अब रुख करते कुछ और बड़ी खबरों का जो कि आर्थिक जगत से जुड़ी हैं। बात करते हैं आरबीआई की। बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने का जो मामला है, अभी भले ही आरबीआई ने ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, लेकिन इस व्यवस्था को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। आरबीआई ने हाल ही में जिस तरह के बैंकों और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर कुछ कदम उठाए हैं, वो कई अहम संकेतों की तरफ इशारा करते हैं। साथ ही भविष्य की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। पिछले दिनों ही आरबीआई ने कंपनियों की तरफ से गठित वैकल्पिक निवेश फंड में बैंकों और एनबीएफसीज के निवेश को लेकर बेहद सख्त रवैया अख्तियार करने से एक रोक लगाई, और अब आरबीआई जल्द ही ऐसे व्यक्ति को कर्ज देना जो बैंकिंग कंपनी के फैसले को प्रभावित करता है, उस पर एक विस्तृत नियम लाने का ऐलान किया है। नवंबर 2020 में आरबीआई की तरफ से गठित एक आंतरिक समिति ने देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग सेक्टर में उतरने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। मजबूत आय और ठोस आर्थिक वृद्धि के साथ साथ फेडरल रिजर्व की तरफ से 2023 के आखिर तक दरों में बढ़ोतरी का चक्र समाप्त करने की उम्मीद ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय इक्विटी का सकल खरीदार बना दिया है और उनकी खरीद रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गई है। कैलेंडर वर्ष 2023 में एफपीआई 25.5 लाख करोड़ रुपए के सकल खरीदार रहे, जो किसी कैलेंडर वर्ष की सबसे बड़ी खरीद है। सरकार ने मेडटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए एक रणनीतिक पहल के तहत मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में इनोवेटर्स, शोधकर्ताओं और युवा स्टार्टअप के बीच अपार शक्ति है जो रिसर्च और लॉजिक डेवलपमेंट करना जानते हैं।
देश की प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने 1799 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक बयान में कहा है कि इस पीपीए पर हस्ताक्षर के साथ कंपनी ने 8000 मेगावाट के विनिर्माण संबंध सौर निविदा के तहत बिजली आपूर्ति का समझौता पूरा कर लिया है। कंपनी को जून 2020 में SECI से ये अनुबंध मिला था। भारत और 10 देशों वाले संगठन आसियान के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते पर समीक्षा बैठक जल्द शुरू होगी। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में इस समझौते को ज्यादा आधुनिक और नए दौर के मुताबिक प्रासंगिक बनाने पर चर्चा होगी। आसियान देशों के प्रमुख अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल 18-19 फरवरी को बातचीत शुरू करने के लिए आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा FTA पर पूरी तरह से नए सिरे से विचार किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वैश्विक मनोरंजन कंपनी वॉल्ट डिज्नी के भारतीय कारोबार के विलय के लिए उसके साथ एक गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वॉल्ट डिज्नी के साथ इस समझौते पर पिछले हफ्ते लंदन में हस्ताक्षर किए। ये सौदा 51% नकद भुगतान और 49% शेयर हस्तांतरण के रूप में संपन्न होगा। इस सौदे से संबंधित जांच परख और मूल्यांकन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इसे अगले साल फरवरी तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। हालांकि रिलायंस इसे जनवरी के अंत तक ही पूरा करना चाहती है। फिनटेक फर्म इनक्रेड नए और मौजूदा इन्वेस्टर्स से फंडिंग राउंड में 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने के बाद यूनिकॉर्न बन गई है। 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली नई कंपनियों को यूनिकॉर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। इनक्रेड ने एक बयान में कहा है कि फंडिंग के सीरीज डी राउंड में उसने 6 करोड़ डॉलर जुटाने में सफलता हासिल की। इस तरह कंपनी का कुल वैल्यूएशन 1.04 अरब डॉलर हो गया है। इनक्रेड यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाली इस साल की दूसरी कंपनी बनी है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो में वैश्विक अग्रणी बोस ने भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नाइस में 1 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिससे इसका मूल्यांकन लगभग 42.6 करोड़ डॉलर हो गया है। नियामक फाइलिंग के अनुसार नाइस की ये पहली फंडिंग थी जो सीरीज की ए राउंड का हिस्सा थी। कंपनी ने बोस को 2400 सीरीज ए वरीयता शेयर बेचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रणनीतिक निवेश के साथ बोस की कंपनी में 2.17% हिस्सेदारी हो जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भविष्य अग्रवाल ई वाहन निर्माता कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के तहत निजी क्षमता में 3.48% शेयर बेचने की तैयारी में हैं। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए फोकस के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।